जय श्री श्याम बेटा। देखो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जनवरी में सप्लाई की तो उसका टैक्स जो है वो कब पे होगा, फरवरी में, फरवरी का मार्च में। तो वो ठीक ऐसे चलता है, पे करना होता है। लेकिन उसका अपने को जो गुड्स की सप्लाई की या सर्विस की सप्लाई की, उसका अपने को टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। तभी तो पता लगेगा बेटा कोमल की जनवरी में हुई है या फरवरी में हुई है। ठीक है, तो किस डेट को सप्लाई हुई हम ये डिसाइड करेंगे, इस चैप्टर के अंदर ये सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपने सप्लाई का मीनिंग समझा हमने, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन एनी काइंड, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, याद है सेक्शन 7 पढ़ा था। फिर उसमें टाइम क्या मानेंगे, फिर उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगला चैप्टर ये करेंगे उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई में इसका सेक्शन है बेटा 12, सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। किसका बता रहा है, गुड्स, अंडरलाइन कर लेना गुड्स की, पहले समझ लो फिर लिखना। सेक्शन 12 जो है वो सप्लाई का टाइम बताता है। सप्लाई का क्या बताता है, टाइम, मतलब सप्लाई कब हुई मानी जाएगी, किसकी, गुड्स की। अब सुनना, इसमें कहता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब सबको पता है क्या होता है, बिल होता है बेटा। जैसे मैंने गुड्स बेचे तो बिल काटूंगा ना, बिल काटूंगा ना, तो वो मेरा क्या होता है, इनवॉइस। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, कहता है सप्लायर ने, सप्लायर मतलब जिसने सप्लाई दी, उसने इनवॉइस की डेट क्या है, इनवॉइस की डेट क्या है। बिल काटते ना, 17 जुलाई का है, 2 फरवरी का है, 28 दिसंबर का है, तो बिल की डेट, किसकी डेट बेटा, लेकिन बिल की डेट मतलब क्या लिखोगे, डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सप्लायर, सप्लायर के इनवॉइस की डेट। ठीक है बेटा, इनवॉइस का मतलब क्या है, बिल है। अच्छा, लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इश्यू ऑफ इनवॉइस, कहता है इनवॉइस की डेट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। सर ये लास्ट डेट क्या होती है इनवॉइस की, जैसे कि बेटा लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ गए, कहते फॉर्म कब से स्टार्ट है, बच्चा कहता 2 फरवरी से स्टार्ट है, कहते लास्ट डेट क्या है, कहता 20 फरवरी है। तो इसका मतलब 2 से लेकर 20 तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो, आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो 2 को भर दो तो भी ठीक है, 3 को भर दो तो भी ठीक है। वो कहता मैंने 10 को भरा है, मैं कहा ठीक है बेटा। वो एक बच्चे की, सर मैंने 12 को भरा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे कहते मैंने सर 3 को भरा है बेटा, मैं कहा सुनो सर मैं, बेटा लास्ट डेट 20 है, उससे पहले भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत तो नहीं बोला मैंने। वैसे ही क्या है, इनवॉइस इश्यू करने की भी लास्ट डेट होती है। अब लास्ट डेट जीएसटी एक्ट में बता रखेगी क्या है, नहीं तो ऐसे तो वो इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा। समझ मेरी बात को। तो लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू ऑफ इनवॉइस, कहता है वो लास्ट डेट जिस दिन उसकी आवश्यक है उसको इनवॉइस इशू करने का। अभी बताऊंगा वो लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर, इधर देखो, विच एवर इज, जो दोनों में से जल्दी होगी वो डेट हम सप्लाई की मानेंगे। बोलो बात समझ आ गई। मान लो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 2 है और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस 2 फरवरी है डेट ऑफ इनवॉइस, और लास्ट डेट है 15 फरवरी, तो क्या मानोगे, 2 फरवरी। मान लो डेट ऑफ इनवॉइस बेटा 2 फरवरी है और ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस 15 जनवरी है, तो क्या मानेंगे, बोलो बात समझ आ गई। इन दोनों में से क्या हो, जो जल्दी है। ठीक है, आगे समझिए रूल गुड्स का। अच्छा, अब अपने को क्या सीखना है कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होती है। देखो, मीनिंग ऑफ लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, ये मीनिंग, ये टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा सेक्शन बता रहा है, 12, और ये मीनिंग इसका सेक्शन 31 में लिखा हुआ है। वैसे लिख दिया, आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं। ये कहता है लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस वो होती है, 2 केस है इसके अंदर, कितने केस है, 2। इफ रिमूवल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, कहता है अगर ऐसे गुड्स की सप्लाई है जिसमें गुड्स का रिमूवल होगा, मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। रिमूवल का मतलब जैसे मैंने मान लो चावल बेचे, आटा बेचा, मैदा बेची, सूजी बेची, समझ रहे हो, एलईडी बेचा, फ्रिज बेचा, तो दुकान से उठ के वो वहां जाएगा दूसरी जगह। मतलब यहाँ से मैंने दिल्ली गुड्स बेचे तो गुड्स यहाँ से दिल्ली जाएंगे, तो रिमूवल है। क्या बेटा, रिमूवल का समझ गए, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। अगर ऐसा है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, मतलब कहता है बिल जो है वो गुड्स जिस दिन रिमूवल होंगे उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, लास्ट डेट वो है। अगर गुड्स में क्या है बेटा, रिमूवल है, मतलब गुड्स के अंदर मूवमेंट है, उनका रिमूवल होगा। तो ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें रिमूवल नहीं होता। हाँ, अब अगला पॉइंट देखो, इफ रिमूवल ऑफ गुड्स
नॉट इन्वॉल्व, कहता कि आपने गुड्स भेज दिए बट गुड्स रिमूवल नहीं होंगे, वहीं पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है, आगे समझ, मेरा गुड्स कहाँ पड़ा है, वेयर हाउस पड़ा है। 500 बैग मेरे पास पड़े हैं राइस के या व्हीट के, गेहूं के। मैंने वो गुड्स युवराज को भेज दी। युवराज कहता सर गुड्स, मैं क्या वेयर हाउस में लगा हुआ है, गवर्नमेंट वेयर हाउस में। कहता सैंपल दिखाओ, मैं चल गाड़ी में गए, सैंपल दिखाया, कहता पास है। रेट मैं ये, कहता डन। मैं ये गुड्स, मैं कब उठाएगा, कहता उठाऊंगा नहीं, वेयर हाउस में लगा रखे यहीं पड़े रहने दो, या अब आप किराए दे थे, अब किराए मैं दे दूंगा। 2 महीने 5 महीने 10 महीने बाद गुड्स की रेट क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे जब मैं बेचूंगा। तो अब बताओ गुड्स पड़े पड़े वहीं बिके कि नहीं बिके। अब गुड्स में मैंने सेल करे तो इसमें रिमूवल हुआ नहीं हुआ, बोलो बात समझ आई नहीं, रिमूवल हुआ नहीं हुआ, क्लियर हो गया। ऐसे गुड्स बहुत से होते हैं। अगर रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है तो कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपेंट। मतलब जिस दिन आपने गुड्स की डिलीवरी दे दी, मतलब मैंने इसको वेयर हाउस की चाबी दे दी, या इसको जो मेरे पास वेयर हाउस का कोई गुड्स जमा कराए होंगे तो उसने मेरे को स्लिप दी होगी ना, चालान दिया होगा, वेयर हाउस का जो रिसिप्ट होगी वो मैंने इसको दे दिया। मैं मतलब उस रिसिप्ट से ये उसका मालिक बन जाएगा। तो जिस दिन इसको डिलीवरी दी या इसको अवेलेबल करा दिया, मैंने क्या करा दिया, अवेलेबल करा दिया कि ये ले भाई ये चाबी ले, ये मालिकाना हक दे दिया, मतलब इसको जिस दिन मैंने इसको अवेलेबल करा दिया वो डेट मानी जाएगी। अब इसमें दिक्कत है, नीरज बता दे, दोबारा सुन लो फिर भी। अगर मूवमेंट है, क्या है बेटा, रिमूवल का मतलब क्या है, तो जिस दिन लास्ट डेट वो होगी, रिमूवल से पहले पहले जब मर्जी कर दो, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं है तो जिस दिन मैंने इसको डिलीवरी दी या जिस दिन मैंने अवेलेबल कराई। हालांकि लैंड बेचते तो उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन एग्जांपल देता हूं, मैंने मान लो मेरे पास 5 बीघा लैंड है और वो लैंड बेच दी, तो उसका मूवमेंट होगा बेटा, लैंड थोड़ा मैं उठाता हूं उधर को उठा के दूंगा, होगी मूवमेंट बेटा, नहीं होगी। तो लेकिन हालांकि लैंड पे जीएसटी नहीं है बेटा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है मूवमेंट, जैसे गोडाउन बना दिया मैंने आपको, आगे बात सुनिए। तो अगर मूवमेंट है तो डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होगी बेटा, जिस दिन मैं अवेलेबल कराऊंगा उसको रिसिपेंट को, ठीक है। और अगर मूवमेंट है तो बेटा क्या बेटा, जिस दिन मूवमेंट होगी उससे जस्ट पहले जब मर्जी कर, ये होती है लास्ट डेट। और ऊपर वाले दोनों समझ आ गई ये बात। अब क्वेश्चन करेंगे, ये नोट करो जल्दी से। अब ध्यान से सुनना, ये गलती मत करना, इतने रूल आएंगे इसके अंदर, कम से कम ऐसी ऐसी चीज, पता कितने पढ़ाऊंगा, 15-16 पढ़ाऊंगा, 15 या 16। तो उसमें विचर अर्लियर विचर लेटर ऐसे ऐसे होगा, तो एक एक को बड़े आराम से याद कर लेना, हार्ड नहीं लगाना बिल्कुल भी आपको। अब सुनो, मैंने इस सेक्शन को इजी बना रखा है लिख के, इसलिए मैंने कहा दोबारा मैं लिखूंगा, टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार अच्छे से लिख लिए थे ये सेक्शन 12 है ना, इसमें ऐसे था कि ये जो मैंने विच अर्लियर लिखा है ना, इसमें कितनी बातें लिखी हैं, 2, इसमें 3 है टोटल। एक तो है डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस, दूसरी है लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और तीसरी है डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ, जिस दिन रिसिपिएंट ने सप्लायर को क्या की, पेमेंट। उन तीनों में से जो जल्दी है वो लेंगे, लेकिन मैंने डेट ऑफ पेमेंट नहीं लिखी। डेट ऑफ पेमेंट क्यों नहीं लिखी, हमारा एक नोटिफिकेशन आ गया था गवर्नमेंट का, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, मतलब 2017 में 2017 इसलिए है कि 2017 में आ गया था ये, और उस साल का ये नोटिफिकेशन नंबर 66 था ये, ठीक है। इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसने इशू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताया था किससे, रिकमेंडेशन पे, काउंसिल के, सब पढ़ाया हुआ है। थोड़ी देर में ये तो बताया नहीं, ये तो बताया नहीं, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे नोटिफिकेशन जारी करते, मैं बता नोटिफिकेशन करते, और ये जारी किया था 15 नवंबर 2017 को। कब जारी किया था, डेट भी लिखी क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या जारी किया था, कि ये जारी किया था कि इस केस में, किस केस में, गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट को हम इग्नोर करेंगे। जो रूल है ना सेक्शन 12 है उसमें लिखा हुआ है
एक, दो और तीसरा भी लिखा हुआ है सेक्शन 12 में, आज भी लिखा हुआ है डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 3 में से देखना है। लेकिन ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि सेक्शन 12 में गुड्स की सप्लाई के लिए हम डेट ऑफ पेमेंट को एक बार के लिए इग्नोर करेंगे। एक बार के लिए क्या करेंगे, इसलिए मैंने इस रूल में नहीं लिखा। अब आपको क्वेश्चनों में डेट ऑफ पेमेंट भी देगा तो आपने उसको क्या करना है, लेकिन हर एक जगह इग्नोर नहीं करना। किसके केस में, गुड्स के केस में। आगे बहुत सी जगह डेट ऑफ पेमेंट को इंपॉर्टेंस आएगी, समझ आ गई? तो आप नीचे नोट लिख लो कि डेट ऑफ, ऐसे लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में लिख लो। चलो मैं बोलता हूं, लिखो इंपॉर्टेंट नोट। नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, नॉर्मल सप्लाई, ये क्या बेटा, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट को भी सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग कंसीडर करना होता है, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग कंसीडर करना होता है। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 66, ये देख लो, इधर देखो, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 के कारण डेट ऑफ पेमेंट को हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, नोटिफिकेशन नंबर 66/2007 के कारण डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करेंगे। एट प्रेजेंट ये है, फ्यूचर में गवर्नमेंट ये ला सकती है। ठीक है बेटा, क्लियर होगी ये बात? चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लीजिए। भाई साहब, एग्जाम्पल नंबर 1, देखो क्या बोला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ईच केस इफ द फॉलोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स, अंडरलाइन करो, इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स, बताओ बेटा मूवमेंट है गुड्स के अंदर? यस सर, ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट है तो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस होती है गुड्स की रिमूवल होने से पहले पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, गुड्स के रिमूवल होने से पहले जब मर्जी कर दे। याद आ गया? चलो केस फर्स्ट, पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम डेट ऑफ इनवॉइस का है, तीसरा कॉलम डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और चौथा कॉलम है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इस पे हल्का सा कट लगा लो, क्रॉस लगा लो, क्योंकि अभी अभी मैंने ये लिखवाया है कि इसका यूज अभी नहीं होगा, फ्यूचर में हो सकता है, अभी नहीं होगा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का यूज नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, इसको इसका नाम क्या रख दिया मैंने, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 12 किसका है, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। सब नॉर्मल को क्यों कह रहे हो, रिवर्स चार्ज भी आएगा उसमें, डेट ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? तो इसको क्या नाम रखा है इसका हमने, ठीक है बेटा। तो डेट ऑफ पेमेंट नहीं देखेंगे। अब बताओ, अच्छा डेट ऑफ इनवॉइस बता रखी है, ठीक है। अब आपको रूल में मैंने ये लिखाया है डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो बच्चा बोलता है कि दिनेश सर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस नहीं दे रखी क्वेश्चन में, नहीं दे रखी ना कोमल, दे रखी या नहीं दे रखी? नहीं दे रखी पक्का, ऐसे मत कर। युवराज दे रखे लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, वही तो होती है, यही तो कह रहा हूँ, ध्यान तो लगा।
डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स ही क्या होती है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस होती है बेटा जी, ठीक है। हाँ, तो आप नीचे जब आंसर करोगे तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, अगर याद रह जाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ रिमूवल से पहले पहले होती है, ठीक है। तो क्लियर है बात। तो पहला केस, इनवॉइस डेट क्या है 16 मई, रिमूवल डेट क्या है 26 मई, बताओ दोनों में जल्दी क्या है, नीचे आंसर देखो, ऐसे ही बॉक्स बना के लिखना सेम आंसर में, देख लो सीरियल नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, है ना बेटा, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का आगे क्या लिख दिया एनए का मतलब नोट एप्लीकेबल, और मैंने आपको छोटा सा क्रॉस लगा दिया प्यारा सा, और टाइम ऑफ सप्लाई क्या लिखोगे 16 मई, आंसर आ गया। अगला लास्ट सबसे लास्ट कॉलम है ना टाइम ऑफ सप्लाई, वो आंसर है। आगे बात समझे, पहले वाले दो कॉलम तो सेम एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी करना है। सर जी क्यों ऐसे सीधा लिख दें, अरे 8 नंबर मिलेंगे भाई साहब इसके फ्री के, और 2 मिनट में क्वेश्चन होएगा, बट कर वही पाएगा, रूल याद रहेगा, ठीक है। दूसरा 18 मई और 17 मई, बोलो क्या आएगा 17 मई। तीसरा 20 मई और 22 मई, मेरे को लगता है इससे आसान चैप्टर नहीं होगा भाई, अभी तो 2 मिनट अभी तक है। चलो हो गया आंसर, नीचे देख लो डिटेल लिखी हुई इसमें, क्वेश्चन के नीचे वो लिखा हो ना नोट, नोट पढ़ लो, जो मैंने बताई है वही बताए बातें हैं। दोनों में से एक ही लेना है, विच एवर अर्लियर, क्या लिखा है, हाँ हाँ 31 ही बताया बेटा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है, सेक्शन 31 ही होता है। क्या कर रहे हो बेटा जी, मैंने लिखा है आपको लास्ट डेट ऑफ, अरे जो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होती है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस सेक्शन 31 ने बताया, मैंने नीचे डिफाइन किया लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होती है, वो तो अपना अपना लिखने का तरीका होता है। डाउट है अभी भी, समझ की बात, युवराज है आपको डाउट भाई साहब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ ईच केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट है, जब अगर मूवमेंट है तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है, मूवमेंट है तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है बताओ, डेट ऑफ, आगे बात समझे, ठीक है। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन देखो, इशू इनवॉइस डेट या इनवॉइस डॉक्यूमेंट ही होता है, इसलिए इनवॉइस ऑब्लिक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इनवॉइस या डॉक्यूमेंट डेट, ठीक है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, और डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू रिसिपिएंट, ठीक है। कहता वो डेट जिस दिन गुड्स अवेलेबल हुए किसको, रिसिपिएंट को। अब दिमाग लगाना, कंफ्यूज मत होना, डेट गुड्स अवेलेबल टू रिसिपिएंट कहां था, पहले रूल पढ़ो, बार बार रूल पढ़ो, रूल पढ़ो पहले, अभी रूल पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, रूल पढ़ना एक बार। डेट अवेलेबल गुड्स कब लगता है, जब गुड्स में मूवमेंट ना हो, और इस क्वेश्चन की फर्स्ट हेडिंग में ये लिखा गुड्स में मूवमेंट है, तो सर क्यों दिया, पागल तो बनाएगा, 8 नंबर जो देने उसने। मेरी बात सुन लेना, ये कंफ्यूजन बाहर में आएगी, अभी मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है ना वो लास्ट टाइम होता है, समझ लो, जितना बढ़िया फर्स्ट टाइम समझा सकते हैं ना, देखो चीज पुरानी हो जाती है तो फिर सेकंड हैंड हो जाती है, एसी नया लाओ बड़ा क्रेज होता है, महीने बाद जूता क्रेज, नई शूट लाओ फर्स्ट टाइम डालोगे बड़ा कंफर्टेबल
मोटिवेशन फील करोगे। जब 4-5 मिनट डाल लेते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। ह्यूमन बीइंग का नेचर है। आज मैं दोबारा कितना बढ़िया समझा लूँ, लेकिन जितना बढ़िया आप समझा पा रहे हो ना, उतना बढ़िया आप शायद पुराने बैच को नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुन लो। सर इसमें डेट दी हुई है, ये डेट दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। आप नीचे लिखना नोट कि इसके अंदर गुड्स अवेलेबल फॉर रिसिपेंट का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि गुड्स के अंदर क्या है, मूवमेंट है। वो कब लागू होता है, जब गुड्स में मूवमेंट ना हो। बस खत्म कहानी, उस कॉलम का कोई यूज नहीं है। आज आंसर में देखो बेटा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नोट अवेलेबल कर दिया, नोट एप्लीकेबल, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, अब चलो ऊपर ही समझो। मेरा कितने कॉलम है बेटा, ये 4। ये कॉलम काम का है, रिमूवल ऑफ गुड्स मतलब लास्ट डेट ऑफ रिमूवल मानी जाएगी इस क्वेश्चन में, ये भी काम का है। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। आंसर करते समय आप शुरू वाले 2 कॉलम देखना, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। पहले ये डिसाइड कर लेना युवराज कि मेरे को कौन कौन सा देखना है। कोमल ठीक है बेटा, तो अब मैं 1 सेकंड लगाऊंगा। 20 अप्रैल 26 अप्रैल 20 अप्रैल आएगा, 24 अप्रैल 15 अप्रैल 15 अप्रैल आएगा, 27 अप्रैल और 9 मई तो 27 अप्रैल आएगा। आंसर दे दो। मिनट लगेगी एक पहले डिसाइड करने में, बहुत देर लगेगी क्या लेना है क्या लेना है। अर्ली तो कोई भी बता देगा, दूसरे क्लास का बच्चा बता देगा कौन सा पहले है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं वो गलत कर जाते हैं। 7 मई 28 मार्च, वो कहता 7 मई छुट्टी है। अरे कहते सर 7 और 28, ओ भाई देख ले मई और मार्च, ओ गलती होगी सर, सॉरी। होगी तो होगी, हुआ है भाई साहब, आगे की समझ में, गलत कर दोगे। नीचे नोट पढ़ो फटाफट, क्वेश्चन के साथ साथ ही करूंगा, बाद में लेट हो जाते हैं काम, जल्दी पढ़ो। हो गया, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फटाफट आगे चल जाओ, लगभग 12-13 पेज। सारे एग्जाम्पल चल के आगे चल जाओ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल लो। कितना नंबर पेज है, 162 निकाल लो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप करो फटाफट। हो गया, पीछे आ जाओ। ऐसे करता हूँ, क्वेश्चन आप घर पे कर लेना, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा। अब वापस बैक आ जाओ, मैं सारे एग्जाम्पल करा देता हूँ, क्योंकि घर पे तुम एग्जाम्पल करोगे नहीं, क्योंकि तुम कहोगे आंसर है, आंसर एग्जाम्पल यहीं कर लेंगे। क्वेश्चन जो भी नहीं हो मैं करा दूंगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो फटाफट, 2 मिनट में कर लो, सेम है, जल्दी से आपको ये। अरे भाई मेरे को पता है, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। एग्जाम्पल नंबर 3 कर, एग्जाम्पल तो घर भी कर लेंगे, क्यों जोर आएगा ना करने में क्वेश्चन। एग्जाम्पल घर पे क्यों नहीं कर, एग्जाम्पल घर पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आंसर है क्या, देख ले कर लेंगे, आंसर तो है ही हमारे पास। आप करो, नहीं होता नेक्स्ट डे में क्लास में कराने को रेडी। उससे क्या होगा नीरज बेटा, कि एक दिमाग में रहेगा यार क्वेश्चन करना है। एग्जाम्पल दूंगा ना तो ये युवराज कहेगा मैंने तो किया नहीं सर, देख लिया था, मेरा आंसर तो सर बुक में है ही, फिर समझ रहे हो। तो कॉपी में जब तक नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर आपको हाथ चलाना है, जैसे एक टेबल बना वैसे बना, तो इसलिए क्वेश्चन आप खुद अपने हाथ से करो। चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो 3 और 4 दोनों होमवर्क है, अपने एग्जाम्पल नंबर 4 भी होमवर्क है, लिख लो घर पे कर लेना। अब आगे करवा रहा हूं मैं।
अगला है बेटा, अभी गुड्स की बात चल रही है, पहले गुड्स के सारे केस कराऊंगा, फिर किसके कराऊंगा, सर्विस के। अभी अपनों ने गुड्स का केस किया, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, नॉर्मल गुड्स की सप्लाई कैसे देखते हैं, आगे समझिए। अब क्या होती है, कई बार कंटिन्यूटी सप्लाई होती है, क्या होती है बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स। न्यूज़पेपर वाला ना पता नहीं कितने दिन से कंटिन्यू सप्लाई कर रहा है अपने पास गुड्स की, रोज कभी रुका नहीं रुका। घर पे पानी आता है, कंटिन्यूटी सप्लाई है, तो बीच में 2 दिन नहीं आया, अरे ये एक्सेप्शन मत दो मेरे को। कंटिन्यूटी चलती है कि नहीं चलती बताओ। मिल्क वाला है, मिल्क वाला कंटिन्यूटी सप्लाई है। ऐसी बहुत से केस होते हैं, मैंने ऐसे केस आपको दिए, हालांकि वाटर पे जीएसटी नहीं लगता, मेरे को पता है घर पे पानी सप्लाई आता है, लेकिन बोतल जो वाटर की होती है उस पर जीएसटी लगता है, यानी वो पैकिंग होगी ना फिर वो। मैंने ऐसा एग्जांपल इसलिए दिया बेटा आपको, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, तो हमें लगता है हाँ। कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है कि वो गुड्स कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब अब देखो, मैंने गुड्स बेचे, बेच दिए, इनवॉइस दे दिया, पेमेंट आ गई, खत्म, है ना। लेकिन कंटिन्यूटी वाली में क्या होता है, कंटिन्यू होता रहता है, बार 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 बार, तो कहते हैं उस डेट में क्या मानोगे, उस डेट में सप्लाई तो पूरी होती नहीं, सप्लाई तो चलती रहती है, कंटिन्यूटी सप्लाई चलती रहती है, समझ आएगी नहीं। अब ये कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स बता रहा हूं, फिर आपको वहां पर दोबारा बताऊंगा ये कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर वहां कहूंगा केबल, केबल की कंटिन्यूटी सप्लाई है घर पे, घर कब बंद हुई है सप्लाई, टेलीफोन इंटरनेट सर्विस ही तो है सारी, बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूटी सप्लाई है, ये बंद थोड़ा ना होती है, कंटिन्यूटी रहती है, समझ रहे मेरी बात को। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी गुड्स की कंटिन्यूटी सप्लाई है, और कंटिन्यूटी सप्लाई में ये कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर 90 डेज से ज्यादा सप्लाई चलती है तो हम उसे कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ सर्विस है, गुड्स है, तो उस केस में हम टीओएस कैसे निकालेंगे, टीओएस का मतलब टाइम ऑफ सप्लाई, टीओएस, टीओएस का मतलब कैसे निकालेंगे, उसका ये रूल है, सुनो। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो कहता है उसमें 1 2 3 चीजें देखनी है। कहता है डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट, मैं बताऊंगा क्या होती है सक्सेसिव स्टेटमेंट, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय सप्लायर, और डेट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट विच एवर अर्लियर। अब बात करते हैं सक्सेसिव स्टेटमेंट क्या होती है। भाई आपने देखा होगा, तो नहीं देखा तो कोई बात नहीं। होता क्या है, जैसे हमारे घर न्यूज़पेपर का बिल आया, वो गला टोटल, जैसे मेरी लाइब्रेरी का आता है, टोटल बिल आपका है 1130 रुपये न्यूज़पेपर का, क्योंकि द हिंदू आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है, पत्रिका आता है, भास्कर आता है, लाइब्रेरी में फिर सारे न्यूज़पेपर मंगाने पड़ते हैं मेरे को, ठीक है। तो मैंने उसको कहा है, मैं कहा भैया ऐसे है बिल तूने बना के भेज दिया 1180, अब मेरे को क्या पता किस दिन तूने अखबार डाला है, किस दिन, हो सकता है किसी दिन तू बीमार हो, और बहुत सी बार दा हिंदू न्यूज़पेपर आता ही नहीं, कहता वो बस लेट होगी, ये लेट होगी, वो लेट होगी, रियलिटी है ये। तो मैं उसको ये बोला, मैं कहा भाई तू ऐसे मेरे को डिटेल दिया कर पूरी, हाँ वो डिटेल होती है, उसमें डेट लिखी होती है, जिस डेट को आता है वो टिक कर देता है, जिस डेट को नहीं आता उस पर क्या लगा देता है, क्रॉस। वो स्टेटमेंट पूरी देता है मेरे को डिटेल। अब सीधा उसने बोल दिया भाई साहब कितने बिल हैं, कितनी पेमेंट है, कहता मुझे कहा भाई साहब 1180, मैं कहा भाई साहब बिल भेज दो, उसने लिख के भेजे 1180, ठीक है बिल है, लेकिन मेरे को उससे पता लग रहा कुछ, कब आया कब नहीं आया, क्या रेट है, हिंदू का क्या रेट है, टाइम्स ऑफ इंडिया का क्या रेट है, भास्कर का क्या रेट है, पत्रिका का क्या रेट, नहीं पता लगा ना। तो उसके लिए वो स्टेटमेंट देता है मेरे को, दैट इज सक्सेसिव स्टेटमेंट। जैसे एक दुकान से मैंने सामान खरीदा, पूरे पूरे महीने मैंने राशन का सामान लिया उससे, जब सैलरी आई तो मैंने पूछा भाई साहब कितना हो गया राशन, कहता भाई साहब 4550 रुपये का है। मैं कहा भाई साहब ठीक है, मैं कहा भाई साहब वो मेरे को क्या क्या गया था वो थोड़ा बना दो, कि ठीक है आपका बिल बना दूंगा। बिल तो 4550 का काट देगा, फिर वो स्टेटमेंट देगा, इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना, यही गया। लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, वो बनवाड़ी के पास खाता चलते रहता है, ठीक है। वो 2 4 महीने बाद पेमेंट होता है कि कितना रुपया हो गया, कि भाई जी
2580 हो गया। तो कई तरह से होती है ले, और कई नॉर्मल 2580 का हिसाब दे दिया, उसे लिखा हुआ, कहता 24 अप्रैल 25 अप्रैल 26 अप्रैल से, कहता 4 दिन तो टूर पे था, मैं यहाँ था ही नहीं, तो लिख रखा है। रियलिटी में हुआ था ऐसा है कि वो एग्जाम्पल दे रहा था मेरा दोस्त, कहता है 4 दिन तो मैं गंगानगर में नहीं था, मैंने सिगरेट कब पी ली देर से। समझ रहे मेरी बात। तो सक्सेस स्टेटमेंट देखने के काम में आती है कि किस डेट को क्या क्या गया है, उस डेट को मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ गंगानगर में। समझ रहे मेरी बात को। चलिए एनीवे, तो सक्सेसिव स्टेटमेंट का समझ में आ गया, जो जो इसकी डिटेल्ड है, ठीक है। और सुनो, डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन उसने बिल दिया बेटा, और कहता है डेट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट, मतलब उसकी पेमेंट आपने कब की। इन तीनों में से क्या देखना है, डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ। अब यहाँ आके बच्चा कंफ्यूज होता है मेरा बेटा कि डेट ऑफ इनवॉइस वो होती है अगर मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं है, वो रूल यहाँ नहीं है, वो नॉर्मल में है। वो रूल यहाँ नहीं आएगा, ये रूल वहां नहीं जाएगा। अगर तुम यूं करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रूल वहीं था, वहीं खत्म हो चुका, उसका यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ आके बच्चा पूछेगा सर इसमें लास्ट डेट तो बताई नहीं, मैं क्या ओ भाई कंटिन्यूटी सप्लाई है, उसमें लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस नहीं होती। तो आपको डेली 2-3 केस कराऊंगा, ये चैप्टर 1 हफ्ता चलेगा, ठीक है। लास्ट में आप तो सर बस खत्म कर दो फटाफट, परेशान हो गए होता है लास्ट में आके, ठीक है। इसलिए 2-3 केस कराऊंगा, और उस 2-3 केस को घर जाके अच्छे से कर लिया करो। आज 2 करोगे, कल 3 करूंगा, 3 2 500 को रिवाइज करो, तब तो हो जाएगा याद। और जब भैया नहीं करो तो लास्ट में फिर दिक्कत आएगी। अब बढ़िया समझ में आ रहा है। अब आपके समय अब अगर रील होती है उसको आप सुलझा के रखोगे चरखी के ऊपर तो सही मस्त आएगा, और जब रील का गुच्छा बन जाता है फिर कितना सुलझाने में तो वो सेम आगे बात समझे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। अब बहुत सी गैस कंपनी है, घरों लोग अब तो सिलेंडर ले रहे हो ना, मेट्रो सिटी में, बड़ी सिटी में गैस सप्लाई के कनेक्शन डाल दिए उन्होंने और मीटर लगा दिया, जितना मर्जी यूज करो गैस, वो मीटर चलेगा उसका और उतना बिल आ जाएगा उसका। एलपीजी गैस है। चलिए उसी का क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर, एग्जांपल देखो क्या लिखता है। गैस इज सप्लाइड बाय द पाइपलाइन बाय गैस कंपनी टू इट्स कस्टमर, मंथली पेमेंट आर मेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ गैस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। वो कंटिन्यूटी सप्लाई करेगी, लेकिन उनका ये कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको मंथली पेमेंट लिया करूंगी आपसे। क्या लिया करूंगी? एवरी क्वार्टर इनवॉइस इज इशूड बाय द सप्लायर। ये लो कहानी, कहता इनवॉइस क्वार्टरली देता है वो, मतलब 3 महीने का एक बार देता है। सर जी क्या मतलब? अरे भाई साहब आप कुछ नहीं कह सकते, अगला इनवॉइस 6 महीने बाद दे, क्वार्टरली दे, ईयरली दे, आपको उससे क्या मतलब है? अब मैं न्यूज पेपर वाले कह दूं भैया ऐसे है महीने की मैंने पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तो 3 महीने की इकट्ठी दिया करूंगा। तो वो कहता है यार 5-6 बार लगे सर के, ठीक है सर क्वार्टरली, ठीक है ना। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। मैं तो कहूँ भैया तेरे को तो मैं डेली दिया करूंगा, आप मिल्क वाले को तो भाई साहब डेली पेमेंट दूंगा, तो वो ये कहेगा मैं नहीं लूंगा। बहुत से लोग होते हैं जो 7 दिन का दूर लिया, 7 दिन का भाई साहब पेमेंट लो, हफ्ते के हफ्ते ले लिया करो संडे वाले दिन जो होते। तो सबका आप है ना वो जो रूटीन में देखते हो उसी को लाइफ में समझा करो, उससे हटके भी लाइफ होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो मंथली पेमेंट आर मेड बाय रिसिपिएंट ऑफ गैस एज पर, पेमेंट तो मंथली देगा, पेमेंट क्या होगा, लेकिन बिल क्वार्टरली आया करेगा। समझा गई मेरी बात? एवरी, अब बच्चा कहता है सर ये क्या मतलब हो? भाई साहब तूने क्वेश्चन करना है, मतलब से मतलब है, अगले का कॉन्टेक्ट हुआ है वो लोग, अगला कहे बिल तो मैं 6 महीने बाद दूंगा, तुम क्या करोगे? कहता 6 महीने बाद क्यों देगा भाई? कहते तेरे को पेमेंट महीने की महीने दे रहा हूँ ना। कहता बिल, कहता मैं इतना अकाउंट नहीं, वैसे इकट्ठा बिल काटूंगा मैं तो। अखबार वाले को बोलो भैया रोज का बिल दे दिया अगर मेरे को काट के, वो कहेगा भाई अखबार बंद है कल से तेरा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो बेटा, तो एवरी क्वार्टर, वो कहता है क्वार्टरली इनवॉइस होगा, एवरी क्वार्टर इनवॉइस इज इशूड बाय द सप्लायर सपोर्टेड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ गुड। कहते उसके साथ एक स्टेटमेंट होगी, दैट इज सक्सेसिव स्टेटमेंट, डिटेल होगी, स्पोर्ट गाउन उसके साथ होगी, ये स्पोर्ट गाउन ये है, एंड सपोर्टेड बाय द स्टेटमेंट ऑफ गुड्स डिस्पैच बाय द पेमेंट मेड। मतलब वो एक स्टेटमेंट होगी, उसमें वो पेमेंट कब की सारा कुछ उसमें डिटेल होगी, ठीक है। एंड द रिसिपिएंट हैज टू पे द डिफरेंस अमाउंट। ये लो जी, वो उसको मंथली एक बार पेमेंट दे दिया करेगा, उक्का मुक्का समझ के,
जैसे उसने कहा ये ले इस महीने 5,000 ले ले, दूसरे महीने कहता 3,000 ले ले, और चौथे महीने कहता 2,000 ले ले। कितने रुपए दे दिए उसने? 10,000 दे दिए। ठीक है, अब क्वार्टरली बिल आया 11,000। क्वार्टर का बिल इकट्ठा था ना, कितना आया? अब वो क्या करेगा? ये लिखा है, कहता मंथली दे दिया करेगा पेमेंट। ठीक है, और लास्ट में 3 महीने का हिसाब कर लिया करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो आपस में एडजस्ट कर लेंगे। बोलो बात समझ आएगी? चलिए, जैसे अपने घर पे काम नहीं करता मिस्त्री, तो अपना उसको देते रहते हैं, लास्ट में उसकी टोटल पेमेंट में कहते इतना तेरे को दे दिया, इतना बचा, ये ले। समझ आई? डिफरेंस हो जाएगा इफ एनी आफ्टर इश्यूएंस ऑफ द सर्विस। कहते इनवॉइस इशू करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा वो हो जाएगा। डिटेल ऑफ द वेरियस इवेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2022। कहता है एक क्वार्टर का आपको डिटेल ये दे रहा हूं। देखो पहली डिटेल क्या दे रहे हैं, मई 5, जून 5 एंड जुलाई 6। और बच्चा कहता है सर जुलाई 6 क्यों लिखा है? हो सकता है 5 जुलाई को छुट्टी हो। मतलब इन 3 महीनों में कहता है उसने 3 लाख रुपए दिए हर महीने। मतलब मई में भी कितने रुपए दिए? 3, जून में भी, जुलाई में भी। ठीक है, आगे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशूड बाय सप्लायर विच इनवॉइस फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून। मतलब अप्रैल टू जून का बताओ इनवॉइस कब दिया? 3 जुलाई को। कब दिया बेटा? जुलाई को। 19 जुलाई को क्या कहता है? कहता है अब 3 जुलाई को बिल आ गया, अब वो बिल को चेक करेगा। उसने कितने रुपए दे रखे उसको? 3 लाख रुपए, 9 लाख दे रखे हैं। और बेटा अब बिल दिया उसने 3 जुलाई को, बिल की अमाउंट नहीं बताई कितनी थी। 19 जुलाई को कहता डिफरेंट पेमेंट 85,000 रिसीव्ड बाय सप्लायर। कहता 19 जुलाई को डिफरेंस पेमेंट मिली 84,000। तो मैं तो समझदार हूँ, आप भी समझदार हो, 9 लाख पहले दे दिए, 84,000 बैलेंस बचा वो दिया, तो इसका बिल कितने का था? 9,84,000। कहता डिफरेंस पे कर दिया उसने 19 जुलाई को। कहता डिटरमाइन द डेट ऑफ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। कहता इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या निकालो बेटा? बोलो बेटा क्या निकालो? टाइम ऑफ सप्लाई निकालो। अब ध्यान से सुनना जरा। अब बच्चा गलती क्या करता है, सुनना। देखो पेमेंट की डेट एक नहीं है, कितनी है? 3 है। और एक लास्ट डिफरेंट डेट और है पेमेंट की, 4 डेट है पेमेंट की। आई बात समझ में? 4 है कि नहीं है? 4। अब सुनो, देखो कहता कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंटिन्यूटी सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर इनवॉइस कब इश्यू हो रहा है बेटा? 3 जुलाई को। कब हो रहा है बेटा? 3 जुलाई। सुनो अब डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट बोलो क्या है? सही है, 3 जुलाई। डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय सप्लायर बोलो क्या है? 3 जुलाई। डेट ऑफ सक्सेसिव पेमेंट बोलो क्या है? पहली है 5 मई। 3 लाख की पेमेंट कब हुई है? 5। तो 3 लाख की जो पहली पेमेंट 3 लाख हुई है, उस 3 लाख की टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? 5 मई माना जाएगा। और मतलब 3 लाख पे जीएसटी कब जमा कराना है? 5 मई टाइम ऑफ सप्लाई मान के, मतलब उसका जून में जमा होगा। बोलो समझ में आएगा नहीं आएगा? नहीं समझ में आ गया? क्लियर? अब दोबारा डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट क्या है? 3 जुलाई। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है बेटा? 3 जुलाई। और अगली पेमेंट कब है? 5 जून। बताओ क्या आएगा? अगले 3 लाख का भी क्या आएगा? 5 जून। समझा कि? थर्ड में आ जाओ। डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट क्या है? 3 जुलाई। 3 जुलाई और 6 क्या है बेटा? 6 जुलाई। तो बताओ क्या मानोगे? 3 जुलाई। 3 डेट निकल गई। अब सुनो, एक पेमेंट उसने 84,000 की 19 जुलाई को की है। कब की बेटा उसने? अब उसका और निकालेंगे। सर जी ये क्या कर रहे हो आप? अरे भाई साहब जितनी पेमेंट दी है ना सब पे जीएसटी देनी है उसने। समझ आ गया? कंटिन्यूटी सप्लाई में ये है, जितनी पेमेंट आई उसका जीएसटी ले लो, जितनी पेमेंट बाद में आई उसकी बाद में ले लेना। अब 84,000 की पेमेंट और हुई है ना, उसकी निकालते हैं। सक्सेसिव स्टेटमेंट 3 जुलाई। इनवॉइस की डेट 3 जुलाई। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? बोलो क्या है? 3 जुलाई। अब पढ़ लो, चाहिए लिखा हो, आपको यकीन हो जाएगा अपने गुरु जी पे। पढ़ लो, पढ़ो यार, पढ़ो पढ़ो।
इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, जय श्री श्याम।